हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है नेन्स्ट समीकरण। आज के लेक्चर में हम नेन्स्ट समीकरण का डेरिवेशन करेंगे और इससे कैसे इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है ये सब कुछ सीखेंगे। तो बच्चों, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई फिजिक्स के सूत्र भी काम में आएंगे, तो आपको ध्यान से समझना है और इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करने हैं। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो नेन्स्ट समीकरण हमें पढ़नी क्यों पड़ती है? तो बच्चों, इससे इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रोड विभव का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, इलेक्ट्रोड पर होने वाली कोई रिएक्शन मानते हैं। मान लो इलेक्ट्रोड पर यह रिएक्शन हो रही है, ध्यान देना, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट m। तो हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रोड पर यह रिएक्शन हो रही है, धातु आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट हो रहा है, निक्षेपित हो रहा है। जैसा कि कॉपर में होता है, डेनियल सेल में क्या होता है, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Cu, कि कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है और कॉपर डिपॉजिट होता है, मतलब जमता है, निक्षेपित होता है, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं रिएक्शन। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कॉपर ही हो, कोई भी धातु हो सकती है, तो वो कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकती है। अगर सोडियम होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है ना। अगर मैग्नीशियम होगा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अगर एल्यूमिनियम होगा 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कोई भी धातु हो सकती है, इसलिए मैंने M बोल दिया। और कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो मैंने N प्लस बोल दिया। तो जितने ऊपर प्लस होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे। तो बच्चों, हमने मान लिया है कि यह रिएक्शन हो रही है। वैसे हम डेनियल सेल के लिए भी नेन्स्ट समीकरण करेंगे, लेकिन यह समझने के बाद आप किसी के लिए भी नेन्स्ट समीकरण लिख सकते हो। इसलिए हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रोड पर यह रिएक्शन हो रही है। एक बार हमने मान लिया है, ध्यान से समझना, आगे बात समझ में। चलो, अब देखो, फिजिक्स का सूत्र काम में लेते हैं। तो फिजिक्स में एक सूत्र होता है ना, आप जानते हो ना, कि कार्य बराबर होता है विभव गुणा आवेश, कि कार्य बराबर विद्युत विभव इंटू विद्युतीय आवेश। यह फिजिक्स का फॉर्मूला है। अब देखो बच्चों, इसे हमें केमिस्ट्री में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से समझना। अब देखो, कार्य को हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं, और केमिस्ट्री में जो अपनी ऊर्जा होती है ना, वो होती है गिब्स ऊर्जा। क्या होती है? गिब्स ऊर्जा। कि कोई प्रक्रम अपने आप हो रहा है ना, तो उसकी गिब्स ऊर्जा माइनस में होगी, यानी कि डेल्टा जी माइनस में होगा। अगर कोई प्रक्रम आप करवा रहे हो, इसका मतलब उसकी गिब्स ऊर्जा क्या होगी? प्लस में होगी। उष्मागतिकी लास्ट ईयर मतलब 11th क्लास में आप उष्मागतिकी पढ़ चुके हो। तो केमिस्ट्री की ऊर्जा क्या होती है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। आगे बात समझ में। तो W की जगह हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी। अब बच्चों, सेल में जो विद्युत बनती है, सेल में जो अभिक्रिया होती है, वो अपने आप होती है या फिर आप करवाते हो? तो सेल में जो अभिक्रिया होती है वो अपने आप होती है। कहने का मतलब अपना प्रक्रम कैसा है? स्वतः प्रक्रम है। और स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान किस में होता है? माइनस में होता है। कहने का मतलब ऋणात्मक होता है। आ गई बात समझ में? तो देखो, फिजिक्स को हमें केमिस्ट्री में कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से समझना। तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला होता है कि कार्य बराबर विद्युत विभव इंटू विद्युत आवेश, ठीक है, ये होता है। अब देखो, कार्य का मतलब ऊर्जा, और केमिस्ट्री की ऊर्जा क्या होती है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, डेल्टा जी। अगर कोई प्रक्रम अपने आप हो रहा है, कोई अभिक्रिया अपने आप हो रही है, तो उसके लिए डेल्टा जी किस में आती है? माइनस में, ठीक है। तो हमारे सेल में अभिक्रिया अपने आप हो रही है ना, इसका मतलब डेल्टा जी माइनस में, ठीक है बच्चों। तो W की जगह तो हमने डेल्टा जी कर दिया। अब बच्चों, यहां पर विभव, और अपने चैप्टर में हम विभव को दे रहे हैं विद्युत वाहक बल से, ठीक है। तो विभव को हम किससे लिख रहे हैं? विद्युत वाहक बल, यानी कि E से लिख रहे हैं ना पूरे चैप्टर में। तो V की जगह लिख दिया मैंने E। और Q का मतलब विद्युतीय आवेश। और आवेश कितना है? देखो, इस रिएक्शन में देख लो आप, आवेश कितना है, यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो होते हैं वो मोलों की संख्या बताते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहां पर n मोल इलेक्ट्रॉन है,
स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या बताते हैं? मोलों की संख्या, ठीक है ना। यहां पर n इलेक्ट्रॉन नहीं है, n मोल इलेक्ट्रॉन है। और बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 फैराडे। तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? n फैराडे होगा ना। जानते हो ना कि 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम। आगे बात समझ में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर अगर 1 फैराडे आवेश होता है तो n मोल पर कितना होगा? n फैराडे। तो देखो मैंने W की जगह डेल्टा G कर दिया, V की जगह, विभव की जगह हम E कर देंगे क्योंकि विद्युत वाहक बल पड़ रहे हैं। और आवेश कितना है? n मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? NF। तो बच्चों हमने पूरी फिजिक्स के सूत्र को केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, कहने का मतलब इधर वाला माइनस हमें इधर लगाना है। तो बच्चों आ गई क्या बात समझ में? तो ये तो हमारी समीकरण हो गई 1। अब देखो अगर मैं परिस्थितियां मानक लूं, अगर मैं मानक परिस्थिति लूं, अगर मानक परिस्थिति लूं तो मानक परिस्थिति का मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटीएम, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता 1 मोलर। तो मानक परिस्थिति लेते हैं ना तो हम ऊपर नोट लगाते हैं। तो यहां पर डेल्टा जी की जगह क्या कर दोगे? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू, अब देखो परिस्थिति कैसी भी हो, एनएफ क्या है? आवेश। एनएफ क्या है? आवेश। और कैसी भी परिस्थिति हो, आवेश तो क्या है? एक स्थिरांक है जो कि चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एनएफ ऐसा का ऐसा। अब देखो परिस्थितियों पर सेल का विभव निर्भर करेगा। सेल का जो विभव है वो परिस्थिति पर निर्भर करेगा। आ गई बात समझ में कि अगर सांद्रता में परिवर्तन हो गया ना तो सेल का विभव परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब ई पर हमें नोट लगाना है। तो ये हमारे पास समीकरण हो गई 2। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। अब देखो थर्ड, तो हम इसके लिए अगर कांस्टेंट निकाले तो कांस्टेंट क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। तो बच्चों यहां से K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद कौन है? M, अपॉन क्रियाकारक कौन है? Mn प्लस। ध्यान से समझना इस बात को। कांस्टेंट क्या होता है? अभिक्रिया का स्थिरांक क्या होता है? उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। तो उत्पाद तो m है और क्रियाकारक है Mn प्लस। इलेक्ट्रॉन की सांद्रता नहीं लेनी है, ध्यान रखना। आप कहीं ऐसा लिख दो n इलेक्ट्रॉन, तो वो नहीं होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कोई सांद्रता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो सांद्रता तो धातु की भी नहीं होती है, सांद्रता केवल आयनों की होती है। सांद्रता किसकी होती है? केवल आयनों की, ना कि धातु की। तो बच्चों आयन तो ये है, m का मतलब तो धातु होगी, इसका मतलब इसकी भी सांद्रता नहीं होगी। तो इसकी सांद्रता को हम इकाई मानते हैं। क्या मानते हैं? इकाई मानते हैं। तो ये होगी समीकरण 3। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें आपको उष्मागतिकी की समीकरण याद रखनी है, जो कि आप 11वीं क्लास की उष्मागतिकी में पढ़ते हो। तो वो क्या है? तो उष्मागतिकी समीकरण से, उष्मागतिकी समीकरण से ध्यान से समझना, तो वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो डेल्टा जी क्या है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। क्या है? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है बच्चों। और डेल्टा जी नोट क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन, क्योंकि नोट का मतलब परिस्थितियां मानक हो गई ना, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है बच्चों। आर क्या है? गैस स्थिरांक, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। टी क्या है? तापमान, परम ताप। ठीक है। और के क्या है? अभिक्रिया स्थिरांक। ठीक है बच्चों। अब देखो इस समीकरण में हमें ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये समीकरण मान लो 4, ठीक है ना। तो देखो समीकरण 1, 2 और 3 से डेल्टा जी नोट और के मान इस समीकरण में रखने पर तो सिंपल लिख सकते हो, समीकरण 1, 2 व 3 से
डेल्टा जी, ठीक है ना, डेल्टा जी नोट, ठीक है, वह के का मान समीकरण 4 में रखने पर, ध्यान से समझना आप इसको। तो बच्चों डेल्टा जी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई, और डेल्टा जी नोट की जगह क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट, ठीक है। उसके बाद प्लस आर टी एल एन, और के की जगह हो जाएगा 1/m n प्लस, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा करने पर, ध्यान से समझना, तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस आर टी एल एन 1/m n प्लस, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों तरफ हम एन एफ का भाग देंगे, तो दोनों तरफ एन एफ से भाग देने पर, तो देखो यहां पर एन एफ का भाग दोगे तो ये कट जाएगा ना, तो क्या होगा ई, ये एन एफ भी कट जाएगा, ई नोट माइनस, यहां पर क्या होगा एन एफ डिवाइड में आएगा, और एल एन 1/m n प्लस, ठीक है बच्चों। अब देखो एल एन जो कि सामान्य लॉग होता है उसको हम लॉग में कैसे चेंज करते हैं, तो बच्चों आप ये जानते हो ना कि एल एन इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, तो ये वैल्यू हमें पुट करनी है यहां पर। तो बच्चों हमारे पास हो जाएगा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है। तो इसकी जगह हमें ये लिखना है, तो इस 2.303 को मैं पहले लिख देता हूं, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा 2.303 आर टी, ठीक है, एल एन किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग में, 1/m n प्लस, ठीक है बच्चों। तो यह अपनी नेम्ड समीकरण होती है। अब देखो इसको और इजी कर लेते हैं, तो आर टी और एफ की वैल्यूज रखते हैं। तो बच्चों मान लो हमने मानक परिस्थिति ली है, क्या ली है, मानक परिस्थिति। तो मानक परिस्थिति में टी की वैल्यू कितनी होती है, 298 केल्विन, ठीक है, आर की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम। तो अगर ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो आपको है ना ये वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन इसको आपको याद ही रखना है, कैलकुलेशन नहीं करना, बस डायरेक्ट याद रखो ऐसे कि E इज इक्वल टू ई नोट, और R की, T की और F की जब आप वैल्यू रखोगे ना तो आएगी 0.059 अपॉन n और log 1/m n प्लस, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो यहां पर E इलेक्ट्रोड विभव, E नोट मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, तो ऐसे हम इलेक्ट्रोड विभव की गणना कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको फटाफट लिखो। अब हम डेनियल सेल के लिए नेम्ड समीकरण लिखेंगे, तो आप इसको फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट लिख लो। तो बच्चों देखो एग्जाम में एक अभिक्रिया दी हुई आती है, उसके लिए नेम्ड समीकरण पूछते हैं, तो पहले वो बता देता हूं, उसके बाद हम डेनियल सेल के लिए कर लेंगे। तो वो अभिक्रिया ये आती है ए प्लस बी गिव्स आउट सी और डी। तो इस अभिक्रिया के लिए तो जो छोटे ए बी सी डी दिख रहे हैं ना वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, बड़े वाले ए और बी क्रियाकारक है, जबकि बड़े वाले सी और डी क्या है, उत्पाद है। तो बोलते हैं कि इसके लिए नेम्ड समीकरण लिखो। तो बच्चों सेम टू सेम वो की वो नेम्ड समीकरण होगी, लेकिन इसमें के का मान चेंज हो जाएगा। के का मान क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता, तो उत्पाद कौन है, सी और डी, तो सांद्रता के लिए हम डब्बा लगाते हैं सी और डी, अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक कौन है, ए और बी, तो ये लो ए और ये बी। और बच्चों स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक को हम घात के रूप में लगाते हैं, तो इसका सी, ये डी, ये ए और ये बी, तो के का मान ये हो जाएगा, और पूरा आपको वैसे के वैसे करना है। तो इसके लिए नेम्ड समीकरण क्या आएगी कि E बराबर ई नोट माइनस
2.303 RT अपॉन NF। चलो अगर आप ये नहीं लिखते हो, डायरेक्ट वैसे ही लिखते हो, तो देखो क्या हो जाएगा 0.059 अपॉन N और log, और K का मान ये रख दो। ठीक है ना। और सेम टू सेम आपको वैसे ही करना है, बस K का मान चेंज हो जाएगा, क्योंकि K का मान होता है उत्पाद की सांद्रता अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता। ठीक है बच्चों। अब देखो डेनियल सेल के लिए लिखते हैं। अब देखो डेनियल सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए नेंस्ट समीकरण। तो बच्चों डेनियल सेल में अभिक्रिया क्या होती है, तो डेनियल सेल में यह अभिक्रिया होती है ना, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स आउट Zn2 प्लस Cu। तो डेनियल सेल में यह अभिक्रिया होती है। तो इसके लिए K का मान क्या होगा बच्चों, तो K का मान यह होगा उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद कौन कौन है, Zn2 प्लस और Cu। तो बच्चों यहां पर कॉपर धातु है, तो धातु की सांद्रता नहीं होती, सांद्रता आयनों की होती है। धातु की सांद्रता को हम इकाई मानते हैं, तो इसकी सांद्रता को 1 मानेंगे। चलो ठीक है। अपॉन क्रियाकारक की सांद्रता, तो क्रियाकारक में एक तो देखो ये है धातु और एक है आयन, तो सांद्रता इसकी तो इकाई हो गई ना, इसलिए हम इसकी सांद्रता को लिखेंगे। ठीक है। तो K का मान ये रखना है आपको। तो देखो डेनियल सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव हो जाएगा E इक्वल टू E0। अब बच्चों डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 1.10 वोल्ट, याद रखना ये, माइनस 0.059। और यहां पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। और बच्चों डेनियल सेल में ये होता है ना, देखो Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के कितने मोल है, 2 है ना, तो N की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 और log K का मान ये रहा Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। तो बच्चों ये अपनी नेंस्ट समीकरण कंप्लीट हो गई है। अगर लेक्चर आपके समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।